हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन दिल्ली 10 टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 2 microcoulomb and Q2 is equal to -6 microcoulomb are placed at a distance r. The force between them is F. मैग्नीट्यूड है F क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। If a dielectric medium of dielectric constant K is equal to 2 is introduced between them, the new force between them will be how much? दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इसके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कुछ है। अब इसके बीच में हम एक डायलेक्ट्रिक मीडिया रख देते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है K। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इतना टाइम कम हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक मीडिया में जो है सो फोर्स कम हो जाता है, तो जो अब फोर्स आएगा वो K टाइम कम हो जाएगा। यही तो डेफिनेशन है K का। K को कैसे डिफाइन करते हैं? K को डिफाइन करते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो गया शुरू के इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इसका उल्टा होगा। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, अब ई है। इसका रेशियो जो है सो आपको बताएगा कि उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। ऐसे नहीं आपको पसंद आया तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपली निकाल लीजिए। F1 कितना हो जाएगा, कोई कांस्टेंट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और डिस्टेंस को है आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट कितना होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सेकेंड टाइम फोर्स कितना है? कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल जो मीडिया है यहाँ पर उसमें उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज कर दिया है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। यही है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यदि किसी मीडियम में वैक्यूम में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट। अब वैक्यूम में नहीं रखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर, और यही एप्सिलॉन आर के है। बाकी सब ज्यों के त्यों। अब देख लीजिए F2 कितना आया। F2 के F1 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको क्या मिला? 1/K। तो F2 कितना हो गया? F1 का शुरू में जो था फोर्स उसका K टाइम्स स्मॉलर। यही आपका आंसर। तो K के वैल्यू 2 रखा हुआ है ना, तो 2 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। फाइनल आंसर। शुरू में F था, अब बाद में K जो है सो K के वैल्यू 2 है, तो 2 टाइम स्मॉलर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फोर्स अब आधा फील करेगा। ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। पहले यहाँ बना लेते हैं। इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? C है। और C कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? होता है एप्सिलॉन 0 A/d। इसके बीच का डिस्टेंस d है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब क्या किया गया है कि इसको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड, दूर ले गया। अब ये 2d हो गया। और ये डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K ये रख दिया गया, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। द न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स 2C। अब जो कैपेसिटेंस है वो 2C है। K का वैल्यू बताने। C कितना है? 2C है। अब C कितना होता है? एप्सिलॉन 0 A/d। ये वैक्यूम में, इस मीडियम में K टाइम बढ़ जाता है एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस। अब ये दो इक्वेशन आपके पास है, ये दोनों को सॉल्व कीजिए और आप बनाइए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 2C के जगह पर हम लिख देते हैं ये वाला वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन 0 A/K/d, एप्सिलॉन 0 A/d, एप्सिलॉन 0 A/d। तो K का वैल्यू 2 आया। ये आपका आंसर। नहीं तो नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर चेंज ही नहीं किया। ये D जो है सो डबल कर दिया ना, 2D। ये तो भूल गया 2D लिखना है, 2D। तो K = 4 आएगा। ये बिना कुछ सोचे समझे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कीजिए और बनाइए। लेकिन आप यदि चाहते तो इसे
जस्ट थिंक करके भी आप इसे बना सकते थे। देखिए क्या कह रहा है शुरू में, द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी, और सी कितना होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी होता है। बोला कि डी को जो है हाफ कर दिया गया, डी को हाफ कर दिया, सी कितना हो गया डबल हो गया। और उसके बाद में बोल रहा है कि नहीं हाफ नहीं किया डबल किया ना, प्लेट इज डबल्ड, डबल कर दिया तो सी कितना हो गया, सी हाफ हो गया। और वो बोल रहा है कि इसके बाद में मीडिया जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है यहाँ पर के स्ट्रेंथ का, और उसके बाद में ये जो सी है सो 4 टाइम्स हो जाता है। अभी ये सी बाय 2 है, इसको 4 टाइम्स 2 टाइम्स होना है, 2 टाइम्स होना है। तो ये कब पॉसिबल है, यदि के, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है सी का वैल्यू एप्सिलॉन 0 ए बाय डी टाइम्स के होता है। तो के यहाँ कितना रखें कि ये 2c हो जाए, इसका डबल हो जाए, तो आपको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि के जितना वैल्यू होता है कैपेसिटेंस उतना टाइम बढ़ता है। तो ऑलरेडी सी बाय 2 है, और सी बाय 2 को हमें करना है जाके 2c, कितना टाइम बढ़ाया मैंने 4 टाइम बढ़ाया, तो के का वैल्यू भी 4 रखना पड़ेगा, मैं बिना कोई कैलकुलेशन का, नहीं तो कैलकुलेशन कीजिए और बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 resistors are connected in series with a battery of voltage V. The resistance value are 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm ऐसे दिया हुआ है। The current flowing through the current is 2 ampere. Find the voltage V. ये तो बहुत सिंपल है, 3 ठो रेजिस्टेंस है, कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा बैटरी का, ये बैटरी का वोल्टेज जो है सो भी है, ये ईएमएफ भी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो दे दिया है 2 एम्पियर। तो ये तो फार्मूला पर बेस्ड हो गया ना, आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। भी हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीरीज में है, तीनों का सम हो जाएगा, 1 2 3 3 6 हो गया, तो भी आ गया 6 आई, और आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 12 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ है, 12 वोल्ट आंसर हो गया। ये तो एकदम सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। ये रहा वायर है, ये 1 2 3 4 5, यदि टोटल का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, आर बोला है उसने, तो इसका कितना हो जाएगा, आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5, आर बाय 5, सबका आर बाय 5 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इफ द इक्विवेलेंट, इफ दीज 5 पीसेस आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इसको जो है सो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है, 3 4 5, पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा आर प्राइम है, ठीक है। ये कितना है, आर बाय 5, सभी ऐसे आर बाय 5, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए पैरेलल में यदि सभी रेजिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एक ठो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 5 ठो, 5 से डिवाइड कर दिए, आर बाय 25। रेशियो पूछा आर बाय आर प्राइम का, आया 25 यहां से, यही आंसर है 25, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये आइडेंटिकल है, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस सी है और बैटरी का ईएमएफ भी। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंसर्टेड इनटू वन ऑफ द कैपेसिटर्स, ये शुरू का सिचुएशन है, बाद में हमने क्या किया, इसमें केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 में जो है सब कुछ ज्यों का त्यों है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो है सो डाइलेक्ट्रिक जो है सो डाल दिया है के का। इसका जो कैपेसिटेंस है कितना है, सी है शुरू में, अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम सी हो जाएगा। कैपेसिटेंस डालने से, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है उतना ही टाइम जितना डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ है, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई मुझे ये बताओ, पहला ऑप्शन है कि द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज, इसके अंदर में जो वोल्टेज है वो पहले से बढ़ गया, अभी मान लेते हैं V1 प्राइम है,
ये V2 प्राइम है, शुरू में ये V1 है, तो ये भी V1 होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, और V जो है इसको खर्चा कर रहा आधा ये, तो V1 जो है सो हो गया C/2, सॉरी C/2 लिख रहा हूँ, V/2 ये शुरू में था। अब V1 कितना आया वो आपको पता करना है, ठीक है। अब V1 देखिए यहाँ पर जो है, यदि आपके पास कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है, तो जो वोल्टेज उसके अक्रॉस होते हैं C1 C2 ये है, वो कितना कैसे निकालते हैं वोल्टेज, उसके लिए सिंपली फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो कि वोल्टेज जो है ए वाला इसके अक्रॉस होगा, कितना होगा, मैं भी भूल जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, Q इज इक्वल टू CV, ये तो रामबान है। अब इस सीरीज में Q सेम है, राइट, सेम है, तो अब यहाँ पर C और V में क्या क्या रिलेशन है, ये वोल्टेज जो है सो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/C के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है पहले ही लिखेंगे, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पहले इसको नहीं लिखेंगे, C2 बाय दोनों का सम, और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वोल्टेज, ऐसे वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो V1 प्राइम हम निकाल रहे हैं, वो कितना हो गया, इसका तो पहले हम लिखेंगे कैपेसिटेंस, बाय दोनों का कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, K+1C ऐड करने के बाद आया, और ये जो वोल्टेज है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुरू में कितना था वोल्टेज इसके अक्रॉस, V/2 था, तो उससे कंपेयर करना है, ये C तो खत्म हो गया, तो V/2 इधर लिख लेते हैं, तो 2 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, K+1, इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब ये 2/K+1 एक से बड़ा है एक से छोटा है, ये केवल पता करना है, तो 2/K+1 ये इसका वैल्यू जो है सो जैसे जैसे K बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, और K का वैल्यू यदि इंफिनिटी रखेंगे तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और वो मिनिमम कितना होगा, 0, राइट, K इंफिनिटी रख दिया तो मिनिमम हो गया 0, और K के वैल्यू यदि हम ऐसे ऐसे घटाते घटाते कहाँ तक जा सकते हैं, मिनिमम 1 तक, K के वैल्यू 1 से कम नहीं होता, तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, K के वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है 2/K+1 वो 0 और 1 के बीच में है, तो 1 से तो छोटा है ना, 1 से छोटा है, उसको V/2 से मल्टीप्लाई किया है एक बार छोटा, तो ये उससे छोटा हो गया, V/2 से छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 1 से कम है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है फर्स्ट कैपेसिटर के आगे अक्रॉस, वो V/2 से कम है, शुरू में V/2 था उससे कम आ गया, और इसने कहा कि वो बढ़ गया, तो ये गलत हो गया। सेकेंड, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक डिक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला जो है ये तो ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 है ना, ये 2, ये ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 में यदि V1 जो है सो इंक्रीज कर गया है, V1 जो है सो डिक्रीज कर गया है, तो ऑटोमेटिक V2 प्राइम जो है सो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों का सम जो है वो वही है, भी है, दोनों का सम जो है वोल्टेज दोनों का सम जो है वो भी है, शुरू में भी था, अब भी है, और यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया है, तो दोनों का सम को भी मेंटेन करने के लिए V2 को जो है सो इंक्रीज होना पड़ेगा, और इसने बोला वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना था शुरू में, ये टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पर बहुत सिंपल निकाल सकते हैं कि शुरू में जो टोटल चार्ज है वो उसका C इक्विवेलेंट टाइम्स भी होगा, और C इक्विवेलेंट ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और सेम वैल्यू का है, तो उसका कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगा, और ये भी हो गया, तो ये हमारा है टोटल कैपेसिटी चार्ज जो दोनों पे मिला के है इन द बिगनिंग। अब दोनों पर मिला के चार्ज कितना है वो निकालिए, तो देखिए दोनों जो कैपेसिटर है इसका यदि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो हमें चार्ज पता चल जाएगा, या फिर उतना नहीं करें, हम यहाँ पर देखते हैं कि सीरीज है, सीरीज में कनेक्टेड है, वहाँ पर चार्ज दोनों पर सेम रहता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज हमें पता है और इसका कैपेसिटेंस भी पता है, तो जो चार्ज है वो पता चल जाएगा, पहला जो कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज अब है वो कितना है, इसका कैपेसिटेंस अभी जो है और जो वोल्टेज अभी है, तो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस अभी है KC, क्योंकि K इंट्रोड्यूस कर दिया गया है डायलेक्ट्रिक, और V1 अभी भी निकाले हैं यहाँ
ये देखिए V1 निकाला है, कितना है V1, V बाय के प्लस वन, V बाय के प्लस वन, V बाय के प्लस वन। ये चार्ज हो गया पहला पर, और इतना ही चार्ज जो है सो दूसरा पर होना होगा क्योंकि सीरीज में है। तो टोटल जो चार्ज हो गया अभी इस केस में, टोटल जो चार्ज हो गया वो दोनों का सम हो गया। तो 2 kCV बाय के प्लस वन ये आए, और शुरू में कितना था CV बाय 2 शायद, राइट, C बाय 2 थी। यहाँ पर ये जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर चार्ज है वो निकला है CV बाय 2, और जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर चार्ज है उतना ही चार्ज तो इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो जो टोटल चार्ज है Q0 का शुरू में, वो इसका डबल हो जाएगा ना, CV हो जाएगा। आप देख लीजिए वहीं पर भी, अभी इस पर जो चार्ज है वो कितना है, C टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर का CV बाय 2, उतना ही इस पर भी है। तो दोनों को ऐड करेंगे, CV बाय 2 प्लस CV बाय 2, तो CV आएगा। और ये जो इक्विवेलेंट के लिए निकाले हैं वो इक्विवेलेंट जो वन कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो है, और वही चार्ज जो है यहाँ पर दो कैपेसिटर है तो उतना उतना चार्ज दोनों पर है, तो यहाँ डबल हो गया। तो यहाँ CV है चार्ज, ठीक है, CV चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं 2K बाय के प्लस वन। ये CV की जगह पर हम Q0 टोटल लिखते हैं। अब ये देखना है कि क्या ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q0 टोटल अब जो है सो पहले से ज्यादा है, यानी 2K बाय के प्लस वन क्या एक से ज्यादा है, आप उसको चेक कीजिए। 2K बाय के प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय के को डिनोमिनेटर में ले गए। अब ये देखिए क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। के वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखिए तो 0 हो गया, ये 2 बच गया, 2 मैक्सिमम है इसका। के वैल्यू 1 रखिए तो 2 1 हो गया, ये मिनिमम। तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है 2K बाई के प्लस वन, ये 1 और 2 के बीच में, तो एक से तो ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो ये नंबर जो है Q0 टोटल से बढ़ गया। ये आपका आंसर सही है, उसने कहा बढ़ गया, बढ़ गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। आप यहीं से देख सकते हो कि यदि टोटल जो चार्ज यहाँ से निकाला है, नहीं तो छोड़िए हम लास्ट वाला वैसे भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब कितना है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यही ना होता है। C1 जो है सो K टाइम्स C है और C2 C है, ये आ गया K प्लस वन C। तो ये आया K डिवाइडेड बाय K प्लस वन, इधर है C। हम C को 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि A जो C बाय 2 है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिगिनिंग में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका बिगिनिंग में कितना है, C बाय 2 ना, यहाँ नहीं लिखे हैं, C इक्विवेलेंट निकालोगे तो आएगा C बाय 2। तब उसी से कंपेयर करना है, इसलिए उसको यहाँ पर ले आते हैं, 2K बाय K प्लस वन, ये जो है C इक्विवेलेंट बिगिनिंग में। ठीक है, अब ये देखिए 2K बाय के प्लस वन, अभी भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर कि 1 और 2 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि ए वैल्यू CEQ से ज्यादा है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ गया है, और वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घट गया है, तो ये गलत हो गया। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E is equal to 100 Newton per coulomb exist in the region. A point charge Q is equal to 2 coulomb is moved from point A to point B. If the displacement vector is this much, what is the work done by the electric field? पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए से बी तक जो है सो एक चार्ज को मूव किया गया है, चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दिया हुआ है 3I प्लस 4J इतना मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया है वही पूछ रहा है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, QE, QE हो गया, किस डायरेक्शन में है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो किस डायरेक्शन में है, दिया नहीं है क्या? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिट इन द रीजन। ओके, ये पॉइंट चार्ज की equal to 2c is moved from point A to point B. If the displacement vector r is equal to 3i plus 4jm, what is the work done by the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है? देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दिया। यहाँ पर क्या है कि मैं भूल गया लिखने के लिए, ये 100 ना होके 100x है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको होना चाहिए था 100x न्यूटन पर कूलम। और इस तरीके से x लिखने का मतलब है ये किधर है, अलोंग x एक्सिस है, राइट। और ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और जब वेरिएबल फोर्स है तो हमें जो भी इसका वर्क डन निकालना है वो इंटीग्रेशन के थ्रू निकलेगा। एग्जैक्टली सेम काम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। ये वाई में जो चल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी इसमें डिस्प्लेसमेंट एलोंग वाई एक्सिस है उस पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा उसके उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, केवल एक्स में होगा। और नहीं तो आप यदि पूरा का पूरा मैथमेटिकली करना चाहते हो तो आप ऐसे कीजिए, वर्क डन ये जो फोर्स हो गया टाइम जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे। और फोर्स जो है सो आपका E0 कोई वैल्यू है यहाँ पर 100 जो है टाइम्स एक्स है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये आपका DR हो गया DX और DY, पूरा मैथमेटिकली आप यदि चलना चाहते हो तो। और ये Q E0 कांस्टेंट है, ये आपका क्यों क्या सर्वाइव करेगा, I डॉट I सर्वाइव करेगा, x dx, और बाकी वाला बेनिस हो गया, वो डिसअपियर कर जाएगा। और ये आपका आ गया E0 x² by 2। वैल्यू x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना x में डिस्प्लेसमेंट है, ये जो भी जितना डिस्प्लेसमेंट है ये dr का जो है सो इधर 3 है x में और 4 है y में। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस टोटल जो है इसको क्या कैसे कहें, Rx जो है वो है 3 और Ry जो है वो है 4। तो हमें केवल Rx से मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 0 से लेकर 3 तक डिस्प्ले हुआ, ऐसे लिखिए। या फिर आप कहिए कि हमारा 10 से लेकर 13 तक हुआ। नहीं, ऐसे कैसे होगा, 0 से 3 डिस्प्लेसमेंट जो है 0 से 3 हुआ, ये पोजीशन नहीं है, x यहाँ पर जो है सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इस तरह से ये आपका वैल्यू आया कि E0/2 x²। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, 3² माइनस 0, तो 9/2 टाइम्स Q E0, और सबका वैल्यू रखिए। Q के वैल्यू कितना था, 2 कूलम, 9/2 Q के वैल्यू 2 कूलम, और E0 का वैल्यू जो है सो 100 है। यहाँ पर हमने कैसे लिखा, Q का E के वैल्यू E0x लिखा है ना, तो E0 कितना हो गया यहाँ पर 100, तो उसी 100 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका 900 जूल आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपो रह गया था, हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर 100x लिखना चाह रहे थे, 100 लिखा गया केवल। तो इस तरह से आपका 900 जूल आपका आंसर आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिए हैं, C है 5 माइक्रोफेराड। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन जूल इज दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो क्या होता है, हाफ CV²। हाफ C कितना है 5 माइक्रोफेराड है, और V कितना है 100 है, उसका स्क्वायर कर दिए, तो आ गया 2.5 टाइम्स 10⁻⁻1, नहीं -2, ये 4 ये 6 -2, यहाँ पर 10⁻³ बनाना है, 25 टाइम्स 10⁻³ हो गया, इतना जूल। इसको कंपेयर कीजिए x टाइम
10⁻³ जूल से। एक्स का वैल्यू क्या आया 25। ये आपका आंसर। तो ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दम नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है is aligned at 30 degree with the uniform electric field of magnitude E is equal to 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ये जो डायपोल है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ 30 डिग्री। ये डायपोल जो है एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, लेकिन माइनस प्लस चार्ज सेपरेट ना देके वो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ही दे दिया 4 नैनो कूलम मीटर, ये दे दिया। पूछा क्या है, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इन न्यूटन मीटर इज दिस मच। वाई का वैल्यू बताना है। तो टॉर्क के लिए क्या है, टॉर्क ये भी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एम क्रॉस बी, यही है टॉर्क। एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ओ मैग्नेटिक नहीं, यहाँ पर बात करना है इलेक्ट्रिक का ना, तो पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना है टाउ का वैल्यू। स्केलर फॉर्म में पी साइन थीटा लिखेंगे। पी का वैल्यू है कितना है 4 नैनो कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻⁴। थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा हाफ। ये हो गया 4 टाइम्स 10⁻⁻⁵, इधर हाफ आ गया, तो 2 टाइम्स 10⁻⁻⁵, इतना न्यूटन मीटर आया। इसके साथ कंपेयर कीजिए, y के वैल्यू कितना आया 2। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट्स ऑन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ये तो बहुत सिंपल है ना, पहले ये दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको हम ओ पॉइंट कह देते हैं, ओ और इधर ए है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। ओ और बी है यहाँ पर, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल, तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 5। पहले प्रोडक्ट लेते हैं फिर सम करते हैं। 15/8 इतना हो। यहाँ पर ये दोनों भी पैरेलल में है, बी और ओ पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा आपको प्रोडक्ट बाय सम, मतलब 8/6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम, ये दोनों तो अब सीरीज में है, तो एक है 15/8 ओम और एक है 8/6 ओम। तो इसको लिख सकते हैं 15/8 और एक है 4/3। नीचे आ गया 24, 45 और ये आ गया 8, 32, 77/24। इतना ओम आया आपका आंसर। जेड इसके साथ कंपेयर कीजिए, कितना जेड का वैल्यू है 77 ओम, ओम नहीं जस्ट 77। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ये कंडक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम कहते हैं 0 पर 10 ओम, R0 10 ओम। इट्स रेजिस्टेंस बिकम 12 ओम कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर इज, इतना निकाल कर रखा है और आपको W का वैल्यू बताना है। तो ये तो काफी आसान। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में, वो अलग अलग कहानी है। लेकिन यदि कुछ भी ना कहा जाए तो हम वो एरिया लेते हैं जहां पर ये लीनियरली बढ़ता है, यानी आर थीटा इजकल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा थीटा। ये लीनियर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक नहीं है ना, लेकिन ये तो बोल दिया कि 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में, 0 से बहुत नीचे जाकर ये नॉन लिनियरिटी आता है, 0 से बहुत नीचे जाकर नॉन लिनियरिटी आता है, तो इस रेंज में ठीक ठाक है। यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा क्या हो जाएगा
आर थीटा माइनस आर जीरो बाय, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ आर जीरो बाय थीटा टाइम्स आर जीरो, ये अल्फा का वैल्यू है। और इससे सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर थीटा कितना है 12, थीटा मतलब 100 डिग्री, आर थीटा 12, आर जीरो 10, थीटा है 2 और आर जीरो का वैल्यू है 10, तो ये कितना आया 2/2 टाइम्स 1/10। ये तो 0.1 आया। नहीं, थीटा कितना है, थीटा 2 कैसे आ गया? थीटा मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर जो है, ये चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस गया, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, 100 आया। तो थीटा 100 है, और मैं क्या लिख रहा हूँ आर जीरो, ये 2 कहाँ से लिखा मुझे नहीं पता, 100 है। तो सब मिला के नीचे में आया आपको 1000। तो ये आपका आया 2 टाइम्स 10⁻³ जो इसका यूनिट है, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो W कितना आया, W आया 2, ये आपका आंसर। तो ये था जेई डेली टेस्ट, जेई डेली 10 टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।